चाय की चुस्कियों के साथ खुद को पुनः तरोताज़ा महसूस करते हुए इंटरव्यू पैनल की ओर मुखातिब हुई स्नेहा। इस पद के काबिल बंदा अब तक नहीं मिला। अब तो केवल कुछ ही कैंडिडेट्स बाकी हैं। चलो अब उनको भी देख लेते हैं। सभी सदस्यों ने इस बात से इत्तेफाक रखते हुए सहमति में सर हिला दिया। अगले उम्मीदवार राजीव शर्मा ने आते ही अपना परिचय दिया और अनायास जाने क्या हुआ, वो थोड़ा सहम गया। उसका गला सूखने लगा और उसने अनुमति लेकर टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक सांस में पूरा पानी पी गया। फिर खुद को संभालते हुए साक्षात्कार की प्रक्रिया ठीक ठाक पूरी कर दी उसने। असहज होने के बावजूद दूसरे सभी उम्मीदवारों की अपेक्षा उसने सवालों के जवाब सहजता से और सही दिए। ये नौकरी बेहद ज़रूरी थी उसके लिए। माता पिता, पत्नी और एक बच्ची की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। इन उत्तरदायित्वों के चलते कुछ लापरवाहियां हुई उससे और पिछली नौकरी से उसे हाथ धोना पड़ा। उसकी योग्यता के हिसाब से बेशक छोटी थी ये नौकरी, परंतु तय वेतन इतना तो था ही कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम था। साक्षात्कार खत्म होने के बाद भी बदहवास और बेहद घबराया सा था वो। जाने क्यों हाथ में आने से पहले ही जाती हुई प्रतीत हुई उसे ये नौकरी। भारी कदमों के साथ घर के लिए रवाना हुआ और अनमना सा जाकर बैठ गया बस में। बस की खिड़की के पास सिर टिकाकर सड़क ताकने लगा, मगर चित्त कहीं और भटक रहा था उसका। तभी बस चल पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो लंबी चौड़ी सड़कें, चारों दिशाएं सब अचानक उसके संग चलने लगी। बस के बड़े बड़े घूमते चक्तों के साथ खुद भी घूमता हुआ पहुंच गया अपने भूल चुके अतीत में। नए साल का जश्न दोस्तों और अपनी मंगेतर के साथ मनाकर लौट रहा था वो। मंगेतर के लाख मना करने के बाद भी दोस्तों के कहने में आकर कुछ ज़्यादा ही पी ली थी उसने पार्टी में। सारे दोस्तों ने एक सुर में कहा, अरे यार अब तो जल्द तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू भी और पतियों की तरह पत्नी के पल्लू से बंध जाएगा। दोस्तों के साथ आज तो अपनी होने वाली शादी और ख़त्म होने वाली आज़ादी को खुलकर सेलिब्रेट कर ले मेरे दोस्त। उसके बाद तो राजीव ने मंगेतर की एक ना सुनी। नतीजा ये था कि अब तो ठीक से ड्राइव करने की हालत में भी ना था। उसकी मंगेतर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आकुल हो गई और उसने राजीव से कहा भी, राजीव तुम्हें दोस्तों के साथ ड्रिंक ही करना था तो मुझे साथ लाने के लिए मेरे घर पर सबको इतना मजबूर क्यों किया। वैसे ही बहुत देर हो रही है, पापा का भी फ़ोन आ चुका है कई बार। अगर इस हालत में तुम्हें देखा तो क्या सोचेंगे वे। तुम मेन गेट से ही वापस चले जाना। अभी ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली ही थी कि उनकी बाइक सड़क के किनारे रुके हुए एक ट्रक से जाकर जोर से टकरा गई। कोहरे और धुंध में कुछ भी दिख नहीं रहा था। उसकी मंगेतर छटक कर सड़क के बीचों बीच जा गिरी। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने दोनों को गंभीर चोटें आई थी। मजबूरी में उनकी शादी स्थगित करनी पड़ी थी। फिर अकस्मात उसकी स्मृतियों की लड़ियां बस के ब्रेक से उत्पन्न झटके से टूटकर बिखर गई। क्या सच में वो स्नेहा ही थी? अपनी आंखों देखी पर भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था उसे। लगभग 6-7 साल बाद आज उसने स्नेहा को देखा था। वह फिर से विचारों की कड़ियां पिरोने लगा। कोई इतना भी कैसे बदल सकता है? वो तो हमेशा सहमी सी और सकुचाई सी रहती थी। आज उसका एकदम अलग बिंदास और आत्मविश्वास से सराबोर रूप उसे हैरत में डाल रहा था। फिर कुछ स्मरण करते ही आश्चर्यचकित रह गया। उस दुर्घटना के बाद तो वो अपना एक पैर भी गंवा चुकी थी। अचानक बस रुकी और वो दुखी मन से आगे का सफ़र पैदल तय करते हुए घर की ओर बढ़ चला। इधर इतने सालों बाद राजीव को सामने देखकर स्नेहा के दर्द भी हरे हो गए। मन की पीड़ा ज़्यादा ही असहनीय होती जा रही थी, इसलिए वह घर वापस आ गई। एकांत पाकर जब वो बैठी तो जिंदगी की किताब के पन्ने एक एक करके आंसुओं के साथ उसका दामन नम करते हुए खुलने लगे। उसे नए साल का वो मनूस दिन बिसराए नहीं बिसरता है। तूफान की तरह जो आया और अपने साथ सब बहा ले गया। जब थमा सब कुछ बदल चुका था, यहाँ तक कि अपने लोग भी मुंह फेर चुके थे उससे। जिंदगी की कड़वी हकीकत से सामना बहुत ही छोटी उम्र में हो गया उसका। जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया। एक दिन में लोगों को बदलते देखा उसने। आज भी भली भांति याद है उसे हादसे के बाद उसकी भावी ससुराल वालों को उसकी लेश मात्र भी परवाह नहीं हुई थी। वहां से कोई भी उसका हालचाल पूछने ना आया। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे राजीव स्वस्थ होने लगा और वह भी संभलने लगी। शुरू में राजीव का फ़ोन एक आध बार आया, मगर अब तो बहुत दिनों से उसकी
भी कोई खबर नहीं मिली। स्नेहा के माता पिता के मन में बुरे बुरे ख्यालात पनपने लगे। उसकी माँ ने पिता से चिंता व्यक्त की, अब हमें स्नेहा की शादी के लिए और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप आज ही उसके भावी ससुराल जाकर दोनों की शादी की बात चलाएं। स्नेहा के पिता ने संशय दोनों के विवाह की बात राजीव के माता पिता के समक्ष दोहराई। इस पर राजीव की माताजी भड़ककर बोली, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी अपाहिज। स्नेहा के पिताजी पर अपनी फूल सी नाजुक बच्ची के लिए अपाहिज शब्द के संबोधन से मानो वज्रपात हो गया। खुद को संभालते हुए वे बोले, आप ऐसा ना कहें, ये रिश्ता अगर टूट गया तो स्नेहा, जिसने अब तक खुद को किसी तरह बांध कर रखा हुआ है, पूरी तरह बिखर जाएगी। मुझे इससे क्या लेना देना? आपकी बेटी है, आप जाने। मेरे परिवार को इसमें ना घसीटें। जब सगाई हुई थी हालात और थे। मैं उसे इस हाल में अपने घर की बहू हरगिज नहीं बना सकती। अब तो आप उसकी शादी के लिए उसके जैसा ही अपाहिज लड़का ढूंढिए। बड़ी ही निर्दयता और निष्ठुरता के साथ वे बोली। स्नेहा के पिता विनम्रतापूर्वक बोले, नए साल की उस दुखद दुर्घटना में जिसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में अंधेरा छा गया, आपके बेटे राजीव का ही हाथ था। अगर वो उस रात इतनी शराब ना पीता, ये बात तो रिपोर्ट में भी सभी के सामने आ चुकी है। तिल मिलाते हुए राजीव की मां बोली, हाँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने बेटे की इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दूं कि उसे आपकी अपाहिज। बंद करिए मेरी बेटी को यूं अपाहिज कहकर बुलाना। अचानक स्नेहा के पिता के लिए ये सब बातें सह पाना असहनीय हो गया और वो विफर पड़े। आप लोगों से इंसानियत की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। आप तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हैं। जो दूसरे इंसान की पीड़ा भी ना समझे, वो इंसान कैसा? कल शादी के बाद अगर मेरी बेटी के साथ ये दुर्घटना घटती, तब भी आप सबका रवैया ऐसा ही रहता। अपनों के ऐसे बर्ताव से और भी ज़्यादा टूटकर बिखर जाती तब मेरी बच्ची। स्नेहा के पिता पुरुष होते हुए भी अपनी वेदना छुपा ना पाए और उनकी आंखें छलक पड़ी। इसके बाद वो एक पल भी वहाँ नहीं रुके और घर वापस आ गए। अपने पिता की सूजी लाल हो चुकी आंखें और झुकी नजरें देखकर ही स्नेहा समझ गई कि वहाँ क्या घटा होगा। उसने फिर कभी अपना दर्द अपने माता पिता के आगे प्रकट नहीं होने दिया। उसे खुद को बैसाखियों पर देखकर भी इतनी पीड़ा नहीं होती थी जितनी अपने माता पिता का उदास चेहरा देखकर होती थी। उसने एक रोज फैसला लिया कि वो अपनी नीरस और दिशाहीन हो चुकी जिंदगी को नई दिशा देते हुए कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके माता पिता का सर समाज में गर्व से ऊंचा हो जाए। सबसे पहले उसने अपने लिए कृत्रिम पैर बनवाए, जिसकी मदद से वह काफ़ी हद तक अपने रोज़मर्रा के काम सुचारू रूप से करने लगी। फिर उसने रात दिन एक करके पढ़ाई करते हुए एक प्रतिष्ठित संस्थान से MBA किया। इसके बाद एक कंपनी में अच्छे पद पर उसकी नौकरी लग गई। उसने अभी भी अपना संघर्ष जारी रखा। परिश्रम और लगन के बल पर कुछ विभागीय प्रमोशन उसकी झोली में आते गए। फलस्वरूप एक दिन उसी कंपनी के HR विभाग में सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गई। यहीं पर उसकी मुलाकात अपने सहकर्मी सुजीत सक्सेना से हुई, जो स्वभाव का बहुत ही सरल और शालीन था। सुजीत जीवन के प्रति स्नेहा के आशापूर्ण नजरिए से बेहद प्रभावित था और मन ही मन उसे चाहने लगा। एक दिन उसने स्नेहा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। स्नेहा किसी की सहानुभूति नहीं लेना चाहती थी। उसने सुजीत से कहा, मैं अभी शादी के लिए खुद को पूरी तरह तैयार नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। सुजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। क्या हुआ बेटा, आज जल्दी कैसे वापस आ गई? स्नेहा के पापा ने कमरे की लाइट जलाते हुए पूछा। तेरे ड्राइवर ने बताया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। वे बहुत चिंतित लग रहे थे। सहसा स्नेहा अतीत के डरावने और भयानक पन्नों से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ खास नहीं पापा, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहकर अपने पापा की गोद में सर रख दिया। आंखों के कोनों से बहकर आंसू पापा की हथेली पर जो गिरे तो वे विचलित हो उठे। आज किसी बात ने मेरे शेर की आंखों में आंसू ला दिए। जरूर किसी ने तुझे आहत किया है, मगर तू तो अब समझदार हो गई है ना। फिर स्नेहा ने सुबह की इंटरव्यू वाली बात पापा को बताई। सारी बात सुनने के बाद पापा ने परामर्श दिया, तुम्हें जो सही लगे वही करो, तुम अपना फर्ज निभाओ। अगर वो इस जॉब के काबिल है तो उसे इस हिसाब से दिमाग दो, नहीं तो उस हिसाब से। तुम अपना काम करो, ऊपर वाले को अपना काम करने दो। पापा के मशवरे ने उसे सही रास्ता दिखा दिया। कुछ दिनों बाद राजीव के पास फ़ोन आया कि उस पद के लिए उसका चयन हो गया है।
उसे इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। तयशुदा दिनों में वो ऑफिस पहुंचा, स्नेहा के चैम्बर के बाहर अपॉइंटमेंट लेटर लेकर उससे मिलने का इंतज़ार करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद स्नेहा ने उसे बुला लिया। मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ और सच मानो तो तुम्हारा बड़प्पन देखकर आज खुद को और भी नीचा महसूस कर रहा हूँ। उसकी आंखें नम हो आईं। स्नेहा से मिलते ही क्षमा याचना करते हुए वो बोला। स्नेहा अवाक उसे सुनती रही। शायद वो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। वेदना और पीड़ा की विशाल चट्टान पर मूर्ति बनी बैठी थी वो। तुम्हारे पिता ने सही कहा था, हमें तब तुम्हारा दर्द समझ में नहीं आया, पर अब मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार तुम्हारा दर्द अच्छी तरह समझ सकता है, क्योंकि नीति की पाठशाला ने हमें जीवन का सही सबक सिखाया। अचानक उसकी कुछ सूखी हुई आंखों में आंसू फिर तैर गए। उसकी आवाज़ कांपने लगी। तुम्हारे साथ हुए हादसे के लगभग 2 वर्ष बाद ही मेरी शादीशुदा बहन की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके पति की मृत्यु हो गई और उसको भी अपना दाहिना हाथ गंवाना पड़ा। तब माँ को आभास हुआ कि शायद उनकी अपाहिज हो चुकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वो कुछ रखकर खुद को संभालते हुए आगे बोला, लेकिन माँ की आकांक्षा के विपरीत दीदी के ससुराल वालों ने उदारता की बड़ी मिसाल कायम की। उन लोगों ने मेरी विकलांग बहन और उनके बच्चों को दुख की बेला में अपनी पीड़ा बिसराकर न केवल सहारा दिया, बल्कि बेटी की तरह उनकी देखभाल की। आज वो पूरे सम्मान के साथ अपने ससुराल में रह रही हैं। आज माँ ही नहीं, हम सब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। कई बार सोचा भी मैंने कि तुम्हें इस बारे में बताऊं, तुमसे मिलकर माफ़ी मांगूं, पर हिम्मत ही नहीं जुटा सका। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बेझिझक झलक पड़े, जिन्हें वो बहुत देर से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से सख्त और अंदर ही अंदर दर्द और भावनाओं का समंदर समेटे हुए वो राजीव को आश्वस्त करते हुए बोली, आपको नौकरी आपकी योग्यता की वजह से मिली है मिस्टर राजीव। आप अपना काम संभालिए और ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कीजिए। राजीव को यूं लगा मानो कोई आराध्य मूर्ति वर्षों बाद एकाएक बोल पड़ी हो। थैंक यू मैडम कहकर राजीव बाहर चला गया। आज राजीव को इस हाल में देखकर उसे इस बात की तसल्ली हुई कि कम से कम उसे अपने किए पर पछतावा तो हुआ। उसने किसी इंसान का दुख देर में ही सही आखिर समझा, तो यही क्या कम है। अन्यथा लोग गलतियां करने के बावजूद जीवन भर यही नहीं समझ पाते कि उन्होंने गलती की है। आज बरसों का गुबार, तिरस्कार की पीड़ा और क्रोध की अग्नि सब शांत हो गई। स्नेहा की एक ओजस्वी मूर्ति ने बिना किसी आहट के एक निर्मल स्त्री का रूप धारण कर लिया। तभी सुजीत ने उसके चैम्बर में प्रवेश किया। अपने चेहरे की संतोषप्रदता और सौम्यता और मनोरमता के साथ आज उसने सुजीत से कह ही दिया, सुजीत अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ।